सभी को नमस्कार। मैं ओपी अग्रवाल सर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी 2024 महिला पर्यवेक्षक की तैयारी करने वाले साथियों का स्वागत करता हूं। सभी लोग जो 2024 महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रहता है कि जो भी सिलेबस है, क्या इस सिलेबस के अंदर से प्रश्न आएंगे या बाहर से आएंगे, या जितने भी वीडियो हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं या जो हमारे पास पुस्तकें उपलब्ध हैं, उसमें से प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो के लास्ट में आपको समझ में आएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, और उन प्रश्नों का पूरा विश्लेषण करेंगे हम, और प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे कि किस सेक्शन से कितने प्रश्न आते हैं और प्रश्नों का स्वरूप क्या रहता है। यदि आपने इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा और समझा, तो समझने के बाद इस वीडियो के अंत में आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है और हमें किस दिशा में तैयारी करना चाहिए। ये आज हम पेपर लेके आए हैं आपके लिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि जो ओरिजिनल पेपर है 25 मार्च 2017 का 9:30 की जो हमारा बैच था, जो इसमें ऑनलाइन पेपर हुआ था 2017 में महिला बाल विकास की महिला पर्यवेक्षक का। ये इस पेपर के बाद आप लोग समझ पाएंगे कि हमारा पेपर किस प्रकार का होने वाला है। अभी हम इसका एक सेक्शन देखेंगे, ग्रेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। चलिए इसका पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जिससे कि हमारा समय बचे और आप लोग समझ सकें। ये जो पहला प्रश्न है, ये कहता है कि बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए डैश यानी कि खाली जगह की पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं: आयरन एंड विटामिन सी, आयरन एवं फॉलिक अम्ल यानी कि फॉलिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम एंड एक्सरसाइज यानी कि कैल्शियम एवं व्यायाम। और चौथा ऑप्शन है सोडियम एंड क्लोराइड यानी कि सोडियम एवं क्लोराइड। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें से सही क्या होगा। हमारा जो अस्थि भंग और ऑस्टियोपोरोसिस वाली बात है, इसे हमें समझने की कोशिश करनी होगी। जब भी कोई प्रश्न आएगा तो इतना घुमा के प्रश्न पूछा जाएगा कि इतना आपको सीधा सीधा नहीं आएगा समझ में। और ये अभी जो हम इस पेपर को हल कर रहे हैं, तो मात्र इस पेपर को हल करके ये देख रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उनका स्वरूप क्या होता है। इसका जो डिटेल जो वीडियो है, जैसे कि गणित के सवाल हुए या ग्रेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाला ये जो सेक्शन है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो मेरे बनाए हुए हैं, वो मैं आपको सेंड करूँगा। वो सब आपको इसके वीडियो मिलेंगे और आपको डिटेल में गणित हो या मैनेजमेंट हो, जो भी हो, इसके सभी सेक्शनों को मैं आपको हल करवाऊँगा। लेकिन आप ये वास्तविकता से परिचित हो जाएं कि वास्तव में प्रश्न आते कैसे हैं। तो आपने सोच लिया होगा इसका उत्तर। कुछ लोग सही लगा रहे हैं, कुछ लोग गलत भी लगा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है कैल्शियम एंड एक्सरसाइज। कैल्शियम से क्या होता है, हमें जानते हैं हम कि हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों को कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, और एक्सरसाइज के हम जानते ही हैं कि व्यायाम से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। के दौरान, खाली जगह पहले दी है, के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है। हम क्या काम करते हैं उसके दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिन जो घुलनशील होते हैं, विटामिन बी समूह, उनका ह्रास यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये जो सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनका लॉस होता है। ह्रास यानी लॉस, खाना पकाने के दौरान, खाने के दौरान, छूने के दौरान, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे अधिकतर साथी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही आंसर है खाना पकाने के दौरान। खाना पकाने के दौरान अधिकतर विटामिनों का जो है ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ चीज़ों को हमें कच्चा खाना चाहिए या कम पका के खाना चाहिए। अधिक मात्रा में अगर हम उबालेंगे, ज़्यादा कुकिंग करेंगे, तो उससे हमारे विटामिनों का ह्रास हो जाएगा, वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जन वितरण प्रणाली एक भारतीय डैश है। जन वितरण प्रणाली यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, वो कौन सा सिस्टम होता है, इसका नाम क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हैं: खाद्य प्रबंधन प्रणाली, खाद्य उत्पादन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रणाली और खाद्य व्यय प्रणाली। इन चारों ऑप्शन में से आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा। तो राइट आंसर है फूड सिक्योरिटी सिस्टम, खाद्य सुरक्षा प्रणाली। क्योंकि हमारे अभी आप लोगों ने सुना भी होगा
खाद्य सुरक्षा बिल एक आया है। तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो काम करता है। अगला है आहार में वसा की कमी से हो सकता है, यानी वसा की कमी से हमारे आहार में अगर वसा की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो इसका आप 4 ऑप्शन देखिए। लिनोलिक अम्ल की कमी, डिफिशियंसी ऑफ लाइनोलिक अम्ल, एराकिडोनिक अम्ल की कमी, डिफिशियंसी ऑफ आर्किडोनिक अम्ल, उपरोक्त दोनों, यानी दोनों अम्ल जो ऊपर हैं फर्स्ट और सेकंड में दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वसा की कमी से क्या हो सकता है, कौन से अम्ल की कमी हो सकती है या कोई सा नहीं होता। इसका राइट आंसर है दोनों। दोनों अम्ल जो है हमें वसा की कमी की वजह से हमारे शरीर में इनकी कमी हो सकती है। अगला प्रश्न है, लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाले आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतःग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया गया है। ये थोड़ा घुमावदार प्रश्न है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। कैलोरी सघन आहार, प्रोटीन समृद्ध आहार, अनुशांसित आहारीय अनुमतियाँ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल 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 सही लगा रहे हैं आप लोग। इसका राइट आंसर है अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ। देखिए, यहाँ हम सिर्फ प्रश्नों का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एक एक प्रश्न का विश्लेषण करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं सेपरेट में जो मेरे वीडियो हैं वो आप देखेंगे तो इसमें आपको सारी बातें समझने को मिलेंगी। अभी हम सिर्फ राइट आंसर लगा रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे अवशोषण के लिए इंट्रिजिक यानी कि नैज कारक की आवश्यकता होती है। इंट्रिजिक फैक्टर भी बोल सकते हैं आप। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल आप जानते हैं ये आयरन से संबंधित है, तो जल्दी से बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, विटामिन B12। इसका राइट आंसर है विटामिन B12। व्रण यानी कि अल्सर से पीड़ित रोगियों को बचना चाहिए। जो लोग अल्सर से पीड़ित होते हैं उनको बचना चाहिए। किस चीज़ से बचना चाहिए? धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, अल्कोहल यानी जो शराब वगैरह पीते हैं, कॉफ़ी, या उपयुक्त सभी। यानी क्या तीनों काम नहीं करना चाहिए या इन तीनों में से कोई काम करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। ना उनको धूम्रपान करना चाहिए, ना अल्कोहल पीना चाहिए और ना चाय कॉफ़ी लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फोलेट का अपर्याप्त अंतःग्रहण मेगालोप्टालिस्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित है। यानी कि जो फोलेट है उसका अपर्याप्त अंतःग्रहण और किस चीज़ से संबंधित है। तो इसके 4 आंसर दिए हैं आपको। गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वास्थ्यकर परिणाम, और इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है गर्भावस्था के खराब परिणाम। अगला प्रश्न देखेंगे। किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक किस आयु के दौरान प्राप्त होता है। यानी जो वयस्क होते हैं उनकी भार का 30% और उनके जो लंबाई होती है उसका 20% किस आयु के दौरान प्राप्त होता है। तो ये 4 ऑप्शन है, 10 से 19 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 9 से 12 वर्ष और 10 से 15 वर्ष। आप लोगों ने राइट आंसर लगा लिया होगा। राइट आंसर इज 10 से 19 वर्ष। 10 से लेकर 19 वर्ष के बीच में ये जो है उन्हें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के BMI का क्या अर्थ है। यानी इस BMI को अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब होगा। क्या सामान्य से अधिक पोषण है, सामान्य से कम पोषण है, संतुलित पोषण है, या ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो हम देखेंगे ये सामान्य से कम पोषण है। अगला प्रश्न है कि घेंगा और क्रेटिनता जड़ वामनता का कारण बनने वाली प्रमुख पोषक तत्व न्यूनता क्या है। आप घेंगा शब्द से इसको समझ गए होंगे, तो इसका राइट आंसर आप लगा लिया होगा आपने। फिर भी मैं 4 ऑप्शन आपको बता देता हूँ। आयरन की कमी, क्लोराइड की कमी, आयोडीन की कमी और सोडियम की कमी। राइट आंसर इज आयोडीन की कमी। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस सी का दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बनता है। हेपेटाइटिस सी, तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। दीर्घकालिक यकृत संक्रमण, ल्यूकीमिया, अग्नाशय शोथ और हृदय रोग। इसका राइट आंसर क्या है? दीर्घकालिक यकृत संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष से
रक्षीकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को शामिल कर लिया गया था। तो हेपेटाइटिस बी को कब शामिल कर लिया गया था, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 2002 से 2003, 2000, 2001, 2011, 13 या 2014 से 15। राइट आंसर इज 2002 से 2003 के मध्य में इसको शामिल कर लिया गया था। अगला प्रश्न है कि कुछ कैरोटेनॉइड जैसे लाइकोपीन, एकोलॉक्सियन के भक्षक होते हैं और शक्तिशाली प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि, हानिकारक गतिविधि, ऑक्सीडेंट गतिविधि या उपयुक्त सभी। राइट आंसर देख लेते हैं इसका, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार अंधता का प्रमुख कारण क्या है। क्या मोतियाबिंद है, बेरी है, विटामिन बी की कमी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के कारण ही हमारे देश में अंधता का प्रमुख कारण होता है और इस मोतियाबिंद के लिए बहुत सारे सरकारी कार्यक्रम भी चलते हैं। राष्ट्रीय ट्यूबरक्लोसिस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम इज, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, निगरानी तंत्र स्थापित करना, टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति को वृद्धि करना या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इनमें से कौन विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक कर देता है। 4 ऑप्शन है, फॉलिक अम्ल, विटामिन B6, आयरन या थायमिन। राइट आंसर इज फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल क्या करता है, हमारा विटामिन B12 की कमी से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है उसको ठीक कर देता है। अगला प्रश्न है, तेल किसका समृद्ध स्रोत है। ऑयल में क्या रिच सोर्स है, तो PUFA या संतृप्त वसा या नॉन इसेंशियल वसा अम्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है PUFA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलता है। श्वसन मार्ग यानी हमारे सांस लेने से। इन्फ्लुएंजा, खसरा, गलसुआ जिसको हम कर्णमूल शोथ हिंदी में कहते हैं, मम्स, या ये सारी बीमारियां। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, उपयुक्त सभी। ये सभी के सभी श्वसन मार्ग के माध्यम से फैलते हैं। साथियों, इस सेक्शन में हमें 55 क्वेश्चन आते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन ही लूँगा। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 30 अपन क्वेश्चन देखेंगे। और जब ये इस पेपर का पूरा विश्लेषण हो जाएगा उसके बाद में जो आपको अलग अलग इसके प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों से हमें सिर्फ ये समझना है कि इसका स्वरूप कैसा है, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और हमें क्या पढ़ना है, सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस में डेप्थ में जाना है और किसको सिर्फ आउटलाइन में पढ़ना है। मैथ्स के क्वेश्चन भी हम देखेंगे, जो हमारा मैनेजमेंट वाला जो सामान्य ज्ञान वाला सेक्शन आएगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी आहारीय विटामिन डी आवश्यकता को बढ़ा सकते हैं। पहला ऑप्शन है लिपिड समृद्ध आहार, बुर्का पहनने की धार्मिक प्रथा, सनस्क्रीन का उपयोग या व्यवसाय। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है लिपिड समृद्ध आहार। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं को किस चीज़ से बचना चाहिए। अल्कोहल, कैफीन या कृत्रिम रंगों से या उपयुक्त सभी। तो आपको जैसे पता ही है, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही लगा रहे हैं लोग, सभी से। अल्कोहल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, कैफीन भी जो चाय और कॉफ़ी में होती है, आर्टिफिशियल कलर्स, कई खाने की चीज़ों में आर्टिफिशियल कलर मिलाते हैं, आप लोग जानते हैं। और इन सभी चीज़ों से गर्भवती माताओं को, महिलाओं को बचना चाहिए। 22वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है। संक्रामक आप समझते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि कोरोना आया था तो ये एक संक्रामक बीमारी थी। तो ये है स्टीरिया, खसरा, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड। बिल्कुल राइट आंसर आप लोग लगा रहे हैं, इसका आंसर है स्टीरिया, क्योंकि यही एक संक्रामक रोग नहीं है। बाकी खसरा हम जानते हैं, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड ये तीनों हैं संक्रामक रोग, लेकिन स्टीरिया संक्रामक रोग नहीं है। कैल्शियम, फास्फेट एवं मैग्नीशियम, इनके अंदर पाए जाने वाला महत्वपूर्ण खनिज क्या है। तो क्या ये महत्वपूर्ण खनिज जो है त्वचा, हड्डियों, नाखूनों या बालों से संबंधित है। तो हम देखें, इसका राइट आंसर आप लोग समझ गए हैं। कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम से ही आप समझ गए होंगे कि हड्डियों से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदय वाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण किस चीज़ में वृद्धि होती है।
क्या आधिरिक चयापचय बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है हमारा बेसल हो जाता है, हाइट हमारी लंबाई बढ़ जाती है, विशिष्ट गति क्रिया हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने इसका राइट आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसका आंसर है आधारिक चयापचय। और इस वीडियो का आज का अंतिम प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये है SAM। हाँ, SAM का पूरा नाम क्या है? तो देखें हम, सेवरल एटोपिक मेलन्यूट्रिशन, सेवरल एक्यूट मेलन्यूट्रिशन, सेवरल एलिविम मैनिफेस्टेशन, या नन ऑफ, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या देख लेते हैं, सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन, यानी कि गंभीर एटोपिक कुपोषण। तो साथियों, ये हमने 25 क्वेश्चनों को आज देखा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, उन प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है, हमें किस टॉपिक से कितने प्रश्न पढ़ने हैं, और उसके बाद हमारा जो है तैयारी करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। और इसके एक एक टॉपिक पर, एक एक बिंदु पर मैं पूरा आपको डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपकी पूरी तैयारी करेंगे। और उसके बाद हमारा पूरा प्रयास होगा कि कम से कम हमारे द्वारा जो पढ़ाया हुआ सिलेबस है उसमें कम से कम 80%, साथियों 100% की गारंटी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं 100% बोलूं और आपको जब आप पेपर दे के आएंगे, तो जब पेपर दे के आएँ तो आप वहीं से मुझे कुछ कहते हुए आए मन में, तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक गंभीर तैयारी करें। अगर आप महिला बाल विकास की वास्तव में एक गंभीर प्रयास कर रहे हैं, तो आपको एक सार्थक तैयारी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैथ्स के लिए और बाकी सेक्शनों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। आप चाहें तो लाइव क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।